नमस्कार दोस्तों। प्रस्तुत है शंकर बामजी द्वारा लिखा गया किशोर उपन्यास भाग्य के खेल का 12वां अध्याय व्यथा। रेखा के घर से कुछ दूर डामर की पक्की सड़क थी जिस पर मोटर गाड़ियों, ठेलों, बसों आदि का आना जाना लगा रहता था। उस दिन चंदन मकान में अकेला था। कोमल सिंह कहीं बाहर चले गए थे और रेखा स्कूल में। मेले में दिखाई देने वाली लता जैसी लड़की को वो भूला नहीं था, लेकिन दिक्कत यह थी कि वह एक ओर से ही उसका चेहरा देख पाया था। यदि सामने से उसका चेहरा उसे दिखाई दे जाता तो बात ही क्या थी। उसने मन में सोचा, हो सकता है वे लड़कियां आज भी दिखाई दे जाए। यह सोचकर वो अपना घर अकेला छोड़कर सड़क के किनारे खड़ा होकर गाड़ियों पर निगाह डालने लगा। देर तक वह उसी प्रकार खड़ा रहा। फिर जब उसने पीछे मुड़कर अपने घर पर नजर डाली तो भौचक्का रह गया। आते समय वह मकान का मुख्य द्वार और कमरों के सभी दरवाजे बंद करता आया था, मगर इस समय वे सब खुले पड़े थे। आशंकित हो दौड़कर वह मकान तक गया, फिर दबे पांव अंदर घुसा। देखा तो उसे अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हुआ। सामने का बड़ा संदूक खुला पड़ा था और कपड़े बाहर बिखरे पड़े थे। यह देख चंदन के आगे अंधेरा छा गया। वह रोता हुआ वहीं बैठ गया। रेखा सिंह ने लौटकर जब यह दृश्य देखा तो ठगी सी रह गई। उसने देखा संदूक में रखा हुआ 2 तोले का नेकलेस गायब है। दूसरे एक संदूक में 5,000 रुपए रखे थे, वे भी नहीं हैं। इसके बाद घबराकर रेखा ने अंदर दूसरे कमरे में जाकर देखा। कोई संदूक खुला नहीं था। उसकी जान में जान आई। कीमती गहने और कपड़े अंदर के संदूकों में ही रखे हुए थे, सो बच गए थे। मुझे खुद नहीं समझ आ रहा दीदी, चंदन ने परेशानी से कहा। तू कहाँ गया था? कहीं भी नहीं। मैं घर के दरवाजे अच्छी तरह बंद करके सामने सड़क के किनारे जरा सी देर के लिए खड़ा हो गया था। जब पलटकर देखा तो दरवाजे खुले पड़े थे, कहकर वह रो दिया। रेखा को पक्का विश्वास हो गया कि इस चोरी में चंदन का कतई हाथ नहीं है और न हो सकता है। जो होना था सो हो गया। व्यर्थ का शोर मचाने से कोई लाभ नहीं। अगर बाबूजी को पता चल गया तो चंदन को घर से निकाले बगैर नहीं रहेंगे, इसलिए चुप बैठना ही बेहतर है। यह सोचकर उसने जल्दी जल्दी संदूक से बाहर फैली हुई वस्तुएं संदूक में पुनः भरकर रख दी और चंदन से बोली, अब चुप हो जाओ। चोरी का जिक्र बाबूजी से नहीं करना, नहीं तो वे तेरी पिटाई करेंगे और घर से निकाल देंगे। सुनकर चंदन को राहत मिली। उसने आंसू पोंछ लिए और पुनः काम में लग गया। इस घटना का कोमल सिंह को पता न चला, पर रेखा सिंह के मन में 19-20 का फर्क अवश्य आ गया था। अब वह जब भी घर से बाहर निकलती तो संदूकों में ताले लगा देती, मगर यह सब इस ढंग से किया गया कि चंदन को यह परिवर्तन अनुभव नहीं हो सका। दूसरे दिन चंदन सब्जी लाने के लिए नित्य की भांति बाजार गया। अचानक उसे मेले में जाने की धुन सवार हुई। उन 2 लड़कियों के पुनः दिखाई देने की आशा से वह प्रदर्शनी में पहुंचा, लेकिन मेला कभी का खत्म हो चुका था। सभी दुकानें वहां से उठ गई थी। तब भी चंदन ने एक बार यूं ही चक्कर लगाया और मेले के नितांत सूने द्वार पर आ खड़ा हुआ। वहां से गुजरती हर कार को वह गौर से देखता रहा। संयोग की बात, एक नीले रंग की बेशकीमती कार वहां से धूल उड़ाती हुई गुजरी। उसमें वही 2 लड़कियां बैठी दिखाई दी जो उस दिन मेले में उसने देखी थी। चंदन ने पहचान लिया कि हो न हो उस कार में लता अवश्य है। वह उस कार के पीछे लता लता कहता हुआ दौड़ा भी, लेकिन वह इतनी तेज थी कि चंदन की पुकार अंदर बैठे हुए लोगों तक न पहुंच सकी। चंदन सब्जी लेकर उदास दिल से लौट आया। उसने यह बात किसी से न कही। अब रेखा सिंह के घर चुपचाप बैठना उसके लिए असंभव हो गया। उसे विश्वास हो चला था कि लता भी समय के थपेड़ों में बहती हुई इसी शहर में आ पहुंची है। किसी तरह उसे खोज निकालना ही चाहिए। साथ ही वह गहरे अचरज में डूब गया, यह सोचकर कि लता की किस्मत एकदम कैसे जाग उठी। वह कीमती कार में घूमती है और मुझे तो तांगा तक नसीब नहीं। फिर भी ईश्वर की कृपा है, आराम से हूँ। दोपहर को स्कूल से लौटकर उसने जल्दी जल्दी घर का काम समेटा। स्कूल का काम पूरा कर लिया और बाबूजी के घर में आने के बाद सब्जी लाने के बहाने थैला लेकर वह फिर मेले वाली सड़क पर जा पहुंचा और आसपास खड़ी गाड़ियों पर नजर फेंकता हुआ आगे बढ़ने लगा। बहुत दूर निकल आने पर उसे एक बड़ी भारी कोठी के आगे वही नीली कार खड़ी दिखाई दी।
कोठी के चारों ओर बरामदा था। बरामदे में कमरे की कई खिड़कियां खुलती थी। एक खुली खिड़की में से गुनगुनाने की आवाज उठ रही थी। यही जग की रीत है रे कौन किसका। यही वह गीत है जिसे लता गुनगुनाया करती थी, चंदन ने सोचा। अब उसे विश्वास हो गया कि लता इसी कोठी में रहती है और यही है। वह खिड़की के नीचे सफील पर खड़ा होकर उसकी आवाज सुनता रहा। ठीक उसी समय एक जोर का थप्पड़ उसके सिर पर पड़ा। चौंक कर गुस्से से उसने देखा, पीछे रेखा सिंह खड़ी थी। क्रोध के कारण उसके नथुने फूल रहे थे। बदतमीज, तू यहाँ कैसे आ पहुंचा? क्या करने आया था यहाँ? कहकर उसने एक एक कर कई थप्पड़ उसे जड़ दिए। लेकिन चंदन था कि कुछ बोला नहीं, केवल दीदी दीदी कहकर दीनता प्रकट करता रहा। रेखा सिंह कड़क कर बोली, मर गई तेरी दीदी, मैं तेरी कोई नहीं। और वह उसे पकड़कर घर ले आई। उसे अपने सामने बिठाए रखा। चंदन अपराधी की तरह सिर नीचे झुकाए बैठा रहा। तो दोस्तों, यह था किशोर उपन्यास भाग्य के खेल का 12वां अध्याय। अब मिलती हूँ अगले अध्याय के साथ, तब तक के लिए अलविदा।